लिखवा दिया था? चलो कोई नहीं, पढ़ाएंगे पहले फिर उसके बाद लिखवाएंगे। चलिए भाई, कल टॉपिक हमने पढ़ा था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन सा टॉपिक? तो सबसे पहले हम लोगों ने 1905 का बंगाल विभाजन कंप्लीट किया। दूसरा टॉपिक क्या था? 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर हुआ था 1907 का क्या थी? सूरत कोर्ट। फिर था 1909 का मार्ले में सुधार। और फिर हुआ 1911 का दिल्ली दरबार। आज हम पढ़ते हैं 1916 का होम रूल लीग की स्थापना। तो टॉपिक है होम रूल लीग की स्थापना। आपके इस बार एट का पेपर हुआ था और एट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? होम रूल लीग किन व्यक्तियों से संबंधित है? तो उसमें पेयर में दो दो व्यक्तियों का नाम दिया था। तो ध्यान देना, जब भी होम रूल की बात करेंगे तो होम रूल लीग जो है वो दो व्यक्ति से रिलेटेड होगी। एक तो होंगे कौन? तो आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। और दूसरे होंगे कौन? तो श्रीमती एनी बेसेंट। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने करी, या पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की। और जब दोनों चीज पूछेगा तो दोनों का आंसर चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? होम रूल, देखिए वर्ड क्या है? होम रूल। होम मतलब क्या होगा? घर, और रूल से मतलब क्या होगा? नियम। यानी कि घर में नियम किसके होने चाहिए? हमारे। इस बात की मांग किसके माध्यम से की गई? होम रूल लीग से। और करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? क्लर्क और एनी बेसेंट। ध्यान देंगे, जब होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग, हम एक चीज यहाँ पर देखें। अगर हम भारत की बात करें, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहली बार यूरोपीय कंपनियों के रूप में आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद यूरोप महाद्वीप से दूसरे कौन आए? डच। डचों के बाद कौन आए? अंग्रेज। और ये अंग्रेजी व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हमारे भारत पर शासन किया। शासन तो पुर्तगालियों ने भी किया, डचों ने भी किया, लेकिन इन्होंने हमारे भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया था, जबकि अंग्रेजों ने हमें उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया था। अगर नॉर्मल रूप से अगर पूछना चाहें कि उपनिवेश होता क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूँ उपनिवेश का मीन्स क्या होगा? उपनिवेश बताइए बहन जी। जी आप कौन बताएगा उपनिवेश? उपनिवेश का मतलब ये होता है, जैसे कि सपोज दैट करो हमें विकास जी ने उपनिवेश होने की पावर दे दी। उपनिवेश का मतलब क्या होगा? हम अपने सब्जेक्ट से संबंधित कानून बनाने का अधिकार रखेंगे, लेकिन वो सारे के सारे कानून किसके नाम से बनेंगे? तो विकास जी के नाम से। संपूर्ण भारत में शासन किसका चल रहा था? अंग्रेजों का। भारत में रह कौन रहे थे? तो भारतीय। तो भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार होगा, लेकिन भारतीय जो कानून बनेंगे वो कानून किसके नाम से बनेंगे? तो ब्रिटेन के राजकुमार या ब्रिटेन के राजा के नाम से बनेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेश। और भारत में भारत को उपनिवेश के रूप में मान्यता मांगने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? मिस्टर मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ही भारत के लिए उपनिवेश की मांग करी, जबकि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला कौन था? तो मिस्टर पीटी नेहरू। और उपनिवेश की मांग का विरोध करने वाला व्यक्ति भी कौन था? तो पीटी नेहरू। यानी कि उपनिवेश की मांग बाई मोतीलाल नेहरू, पूर्ण उपनिवेश की मांग बाई पीटी नेहरू। क्लियर हो गया? तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है? संपूर्ण भारत में जो भी कानून बनेगी तो वहां की जनता, लेकिन वो कानून जो बनेगा वो किसके नाम से बनेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से बनेगा। इसे हम कहते हैं क्या? उपनिवेश। लेकिन कानून भी बनाएगी यही और नाम से भी इनकी से बनेगा। तो फिर ऐसा क्या होगा? फिर हो गया भारत क्या होगा? उनका गुलाम। फिर क्या होगा? भारत गुलाम। अब यहाँ पर होम रूल लीग यानी कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार हमें दिया जाए। कानून किसके शासन से बनेगा? तुम्हारे शासन से। यानी कि होम रूल लीग का अगर उद्देश्य की हम बात करें
इसका उद्देश्य क्या था? शासन किसका चल रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए स्वयं शासन की मांग करना। क्वेश्चन आएगा, होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए स्वयं शासन की मांग करना, यानी कि संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार आपका, लेकिन जिस क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं वहां पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाए? हमें दिया जाए। इस बात की मांग की गई किसके माध्यम से? होम रूल लीग के माध्यम से। क्लियर हुआ? अब जब होम रूल लीग की हम बात करेंगे तो होम रूल लीग दो तरह से काम करेगी। यह होम रूल लीग जो है वो दो तरह से स्थापित होगी भारत में। सीधा पूछेगा, अगर वो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल की स्थापना कब और कहां पर की गई तो अलग होगा, और जब वो कहेगा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां पर की गई तो वो अलग होगा। तो बात चलती है होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना दो वेक्टर से संबंधित है। सबसे पहले इंडियन होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग, और दूसरा होगा होम रूल लीग। सबसे पहले इन दोनों में से भारत में क्या स्थापित हुई थी? इंडियन होम रूल लीग। हालांकि इस होम रूल लीग का जो लेकर आया था, जो विचार लेकर आया था, विचार लाने वाली कौन थी? तो एनी बेसेंट। तो सबसे पहले इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है? तो 28 अप्रैल 1916 को इन बेलगांव, और बेलगांव कहाँ पड़ेगा? इन पुणे में, और पुणे कहाँ पड़ेगा? तो महाराष्ट्र में। तो बेलगांव में हुई, बेलगांव में, पुणे महाराष्ट्र में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाई किसके द्वारा? तो तिलक के द्वारा। और फिर होम रूल लीग की बात करते हैं तो होम रूल लीग की स्थापना हुई है 1 सितंबर 1916 को। कहां पर हुई? अड़ियार में। अड़ियार, और अड़ियार कहां पड़ता है? मद्रास में। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाई इन 28 अप्रैल 1916। होम रूल लीग की स्थापना बाई एनी बेसेंट इन अड़ियार इन मद्रास इन 1 सितंबर 1916। दोनों का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वयं शासन की मांग करना। वर्डों को सुनना आप लोग। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए स्वयं शासन की मांग करना। स्वयं मतलब अपना। कहां पर? अपने क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में निवास हम कर रहे हैं उस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार हमें दिया जाए, जबकि संपूर्ण भारत की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। इस बात की मांग की गई। इन दोनों ने मांग की। अब ध्यान देना, जब भी हम पहले बात करें राजनीतिक व्यक्तियों की, जब राजनीतिक व्यक्ति किसी चीज की मांग करते थे तो क्या उन्होंने कभी हिंसात्मक प्रवृत्ति का यूज किया? ना। वो मांग किससे करते थे? वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लेख लिखा करते थे। यही तो था। अगर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लेख लिखा और उन लेख के माध्यम से क्या हुआ? उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बातों को रखा। अगर उन्होंने उस पर विचार नहीं किया तो अपना किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर उनसे बातचीत करने के लिए भेज दिया। अगर उससे भी प्रभाव नहीं हुआ तो उन्होंने क्या काम करा? फिर बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। बहिष्कार करा, धरने दिए, हड़ताल की, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने किसी हिंसात्मक प्रवृत्ति का यूज नहीं किया। तो जो भी राजनीतिक व्यक्ति हुआ करते थे वो हमेशा अपने राजनीतिक कार्यों के माध्यम से ही या अहिंसक क्रियाओं के माध्यम से ही अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा करते थे। जब श्रीमती एनी बेसेंट और
होम रूल लीग यानी कि तिलक जी ने, इन दोनों ने भारतीयों की तरफ से स्वशासन की मांग करी। तो सबसे पहला माध्यम क्या था? तो सीधी सी बात है, इनके द्वारा कोई ना कोई से पत्र लिखे गए होंगे जिन पत्रों के माध्यम से उन्होंने स्वशासन की मांग करी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर तिलक जी के वे फेमस पत्र जिनके माध्यम से उन्होंने स्वशासन की मांग करी, तो नंबर 1 मराठा और नंबर 2 केसरी। पढ़ाया था आपको। दोनों पत्र कब निकाले गए? 1881 में। मराठा कौन सी लैंग्वेज में? इन इंग्लिश लैंग्वेज में, और केसरी इन मराठी लैंग्वेज में। पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं पढ़ाया था। तो क्वेश्चन क्या आएगा? होम रूल लीग की मांग तिलक जी ने किन पत्रों के माध्यम से करी? तो तिलक जी के कौन से फेमस पत्र? केसरी और मराठा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने भी अपने किन पत्रों के माध्यम से मांग करी? तो श्रीमती एनी बेसेंट के 2 सबसे फेमस पत्र होते हैं। एक का नाम था न्यू इंडिया और दूसरे का नाम था कॉमन वील, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो किन पत्रों के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने स्वशासन की मांग करी थी? तो उनमें से एक पत्र था कौन सा? न्यू इंडिया, और दूसरा कौन सा था? कॉमन वील। दोबारा ये होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग करना, यानी कि संपूर्ण भारत पे कानून बनाने का जिम्मेदारी आपकी, लेकिन जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ कानून बनाने की जिम्मेदारी हमें दी जाए। इस बात की थ्योरी को लाने वाली कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन सबसे पहली बार जो भारत में स्थापित की गई संस्था थी उसका नाम क्या था? इंडियन होम रूल लीग। 28 अप्रैल 1916 को इन पुणे, इन महाराष्ट्र में, वहाँ पर बेलगांव में स्थापित करने वाला कौन? तिलक। किन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने स्वशासन की मांग करी? मराठा और केसरी। फिर होम रूल लीग की स्थापना 1 सितंबर 1916 इन हरियाणा, इन मद्रास बाई श्रीमती एनी बेसेंट, और इनके 2 पत्र कौन कौन से थे? न्यू इंडिया और कॉमन वील। अब देखिए अब ध्यान देंगे भाई। अब देखिए सबसे पहली बार ये आपकी श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये भारत से बिलोंग नहीं करती थी, ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी। आयरलैंड से बिलोंग करती थी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आयरिश महिला। आयरलैंड से बिलोंग करती थी, यानी कि विदेशी व्यक्ति थी। एक विदेशी महिला या विदेशी व्यक्ति भारत में आकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही है। भारत में आकर विदेशी महिला पार्टिसिपेट कर रही है और भारतीयों के हक की मांग को रख रही है। अब जब कांग्रेस पार्टी ने इनके बारे में सुना तो कांग्रेस पार्टी में इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने अपना एक अच्छा रुतबा तैयार किया, इनकी प्रशंसाएं होने लगी। इनकी अच्छाइयों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। मैंने आपसे बताया था हर साल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता था, वो किसी ना किसी स्थान पर होगा, कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा, ठीक है ना। तो जब कांग्रेस पार्टी में श्रीमती एनी बेसेंट की उपलब्धियां बढ़ी, उनके कार्यों की प्रशंसा होने लगी, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि श्रीमती एनी बेसेंट को भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। और मौका आया कब? तो 1917 का मौका कब आता है? तो 1917 में। तो 1917 में क्या हुआ मेरे भाई? ध्यान देंगे, ध्यान देना। हर साल होने वाला कांग्रेस अधिवेशन 1917 का, ये कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में। और कांग्रेस पार्टी ने आपसी सहमति से यहाँ पर अध्यक्ष किसको बना दिया? तो बाई श्रीमती एनी बेसेंट को। अब एनी बेसेंट के अध्यक्ष बनते ही, श्रीमती एनी बेसेंट के अध्यक्ष बनते ही इतिहास में बहुत बड़ा क्वेश्चन नंबर तैयार हुआ। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? 28 दिसंबर 1885। हर साल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता था। 1885 से हम कहां पर पहुंच गए? 1885 से 1917 तक आज तक किसी भी अधिवेशन में किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया।
ये पहला मौका था जब कांग्रेस पार्टी ने पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया हो। तो जब इसमें अध्यक्ष बनी तो क्वेश्चन क्या बन गया, कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। कब बनी? 1917। कहाँ बनी? आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए भाई। अगर मैं 1917 में 8 जोड़ूं तो 1917 और 8 कितने हो जाएंगे? इसमें अगर नॉर्मली साइकिल लगाइए 8 जोड़ते हैं तो कब हो जाता है? 1925 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन होता है कानपुर में, और कानपुर में भी एक महिला अपॉइंट हुई, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। ध्यान देना, 1925 में फिर साइकोलॉजी ग्रुप में 8 जोड़ी कितना होता है? तो 1933। 1933 का कहां पर हुआ? तो ये कहां पर हुआ? फिर कहां पर हुआ? तो फिर कलकत्ता में हुआ, और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनी? तो उनका नाम था नेल्सी सेन गुप्ता। नेल्सी सेन गुप्ता। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष इन 1900, कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, और कांग्रेस पार्टी की सेकंड भारतीय महिला अध्यक्ष इन 1933 इन कलकत्ता। ध्यान दो, 1917 तो हो गया भाई, 17 8 25 25 8 25 है। 1917 इन कलकत्ता अध्यक्ष, 1925 कानपुर अध्यक्ष, 1933 कलकत्ता अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, सेकंड महिला अध्यक्ष, थर्ड महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, सेकंड भारतीय महिला अध्यक्ष। अब वो क्या काम करेगा? वो क्वेश्चन देगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, और ऑप्शन में सरोजिनी नायडू नहीं होगा, तो फिर कौन आएगा? नेल्सी सेन गुप्ता। जब वो कहेगा कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ऑप्शन में सरोजिनी नायडू होगा तो सरोजिनी नायडू लगा देना, लेकिन पेपर वाले सरोजिनी नायडू नहीं डालते हो, अब वो डालेंगे क्या? नेल्सी सेन गुप्ता। तो जब सरोजिनी नायडू नहीं है तो पहली कौन हो गई? क्लियर होगा? तो पहली महिला, दूसरी महिला, तीसरी महिला, पहली महिला, पहली भारतीय महिला, सेकंड भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला, सेकंड भारतीय महिला। क्लियर हो गया? कंप्लीट। कुछ भी पूछना है